गुड इवनिंग। हम लोग करंट अफेयर सीरीज में इकोनॉमिक सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था उसको कर रहे हैं। उसमें हमने बेसिक चीजें जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पूरा किया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा किया। आने वाले लेक्चर्स में हम इकोनॉमिक सर्वे के जो और अच्छी अच्छी बातें एग्जाम के लायक हैं उनको भी लेके आएंगे, लेकिन बीच बीच में अपने करंट अफेयर में जो चल रहे टॉपिक हैं पहले की तरह उनको भी शामिल करते रहेंगे। जैसे आज हम बात करेंगे भारत विस्तार के बारे में। आज तारीख है 17 फरवरी और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है श्रीमान शिवराज जी चौहान साहब, वो जयपुर है और जयपुर के अंदर दुर्गापुरा में जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है अपना, वहां से उन्होंने उद्घाटन किया है आज भारत विस्तार। ये क्या चीज है? ये है एक पीडीआई, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे काम करने वाला एक डिजिटल इनिशिएटिव। तो चूंकि अब शिवराज सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है तो इसका मतलब ये जो भारत विस्तार है ये संबंधित है किससे? एग्रीकल्चर और फार्मर से। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पीडीआई होते क्या है, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो पीडीआई होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। जैसे अपन भौतिक अवसंरचना है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जैसे सरकार के द्वारा रोड, रेल या फिर जो है वो एयरपोर्ट या पोर्ट बनाए जाते हैं, बिजली की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। ये सब क्या है? भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आज के कंप्यूटर आधारित जमाने में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एआई आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे अपने देश के यूजर या लोग उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके कुछ सुविधाओं का लाभ ले पाए। उसके लिए सरकार परंपरागत रूप से क्या बनाती थी? वेबसाइट बनाती थी जिससे सरकार की जो है वो उसकी जानकारी मिल जाए योजनाओं की, या फिर पोर्टल बनाती थी जिससे रजिस्ट्रेशन करवाना, कोई बेनिफिट लेना, फॉर्म भरना, वो सब हो जाता था। अब उससे भी और ज्यादा वृहत, और ज्यादा बड़ा एआई के जमाने में जो बनाया जाता है वेबसाइट पोर्टल से आगे, उसको क्या बोलते हैं? पीडीआई, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे पोर्टल, वेबसाइट, उनकी विशेषताएं तो होती ही होती है और भी इंटरेक्टिव यूजर उसकी बेहतर और अब एडवांस अपडेटेड सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो एक किसानों के लिए एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे काम करने वाला एक जो है वो भारत विस्तार, और उसकी आज उद्घाटन या यूं कहे शुरुआत जयपुर से, दुर्गापुरा से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। अब इसको किसने डेवलप किया? तो एग्रीकल्चर का जब भी नाम आता है तो अपने देश में नाम आता है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में काम करने वाली एक जो है वो संस्था है। इस आईसीएआर का अपने देश भर में एग्रीकल्चर से रिसर्च करने वाली लैब के बारे में एक बहुत बड़ा विस्तृत नेटवर्क है, जिनमें एक है आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम क्या कहते हैं? पूसा भी कहते हैं, पूसा, जो दिल्ली में फेमस है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल राइस रिसर्च, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी देश भर में संस्थाएं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी संस्था भारत में अगर कोई है तो उसका क्या नाम है? आईसीएआर। तो इस आईसीएआर ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय, और आजकल इसमें एक और जोड़ दिया है फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किसके साथ मिलकर? आईसीएआर के साथ मिलकर क्या बनाया? भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है? पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आम लोगों के काम में आने वाला एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसानों को सरकार से जोड़ता है। किसान सरकार से क्यों जुड़े? क्योंकि किसानों के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, किसानों को अपडेट रखने के लिए विभिन्न जो वो सूचनाएं उपलब्ध कराती है। तो किसानों को क्या सूचनाएं उपलब्ध कराती है कि इस साल मौसम कैसा रहने वाला है, इस साल जो है वो किस बाजार में कौन सी फसल के, सब्जी के, फल के दाम तेज रहने वाले, कम रहने वाले, विश्व की क्या टेंडेंसी है, इस बार चक्रवात कितने आएंगे, बारिश कैसी आएंगी, उस हिसाब से अपनी फसल की प्लानिंग करो। आपकी सोइल की क्या कंडीशन है, उसमें फर्टिलिटी कितनी है, उस क्षेत्र की सोइल की ये कंडीशन है, उस हिसाब से फसल की प्लानिंग करो। या फिर प्रधानमंत्री जी
सीधे किसानों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे खाते में ट्रांसफर करते हैं, या क्रॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर और बहुत सारी जानकारियां होती हैं। वो सारी जानकारियां किसानों को किसके थ्रू मिलने वाली है? भारत विस्तार। तो इसलिए अपने यूपीएससी और आरपीएससी दोनों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, जो करंट में अपने को जो एग्रीकल्चर वाला इश्यू है उसके अंदर एक सरकार के बेहतरीन इनिशिएटिव के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसकी मुख्य बिंदु जो अपन ने बात की उसमें एक दो चीजें और हाईलाइट कर दे, बाकी वही बातें हैं। तो ये क्या है? आईसीआर और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक क्या है? पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ये प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। प्लग और प्ले मॉडल क्या होता है? मान लो किसी जगह पर किस सरकार ने एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया और उस इंडस्ट्रियल पार्क में कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री लगा के कुछ चीज प्रोडक्शन करना चाहता है, तो सरकार उस व्यक्ति को क्या करेगी कि भाई अपने, जैसे राजस्थान में देखें तो उस रिको एरिया में आपको एक एरिया अलॉट कर दिया गया, वहां पर पहले से क्या है? सड़कें बनी हुई है, बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बढ़िया है। आप तो जो जाके अपना टीन शेड लगाओ और अपनी जो है वो मशीनें इंस्टॉल करके और प्रोडक्शन का काम शुरू कर दो। जैसे अपन यहां आए और इस अपने पास कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है या लैपटॉप है और हम उस पर काम करना चाहते हैं, तो आते ही साथ अपनी लैपटॉप और मोबाइल का जो प्लग है वो बिजली वाले सॉकेट में लगाओ, ऑन करो और काम करना शुरू कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे मॉडल को प्लग एंड प्ले। यानी कि पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार है, उसके ऊपर आप अपना काम शुरू कर दो। तो यहां पर अगर सरकार की किसी योजना या किसानों के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन कुछ भी सर्विस होगी, तो ये जो अपना भारत विस्तार है ये प्लग और प्ले की तरह, यानी कि पहले से उसको अलग से कोई वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइडर को अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, सब काम पहले से ही तैयार होंगे। अब यहां पर जो किसान है उन किसानों को कृषि विशेषज्ञों से इंटरेक्ट करने का या जानकारी प्राप्त करने के लिए दो मॉडल है। पहला, जो किसान थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो इस पोर्टल पे जाके और टेक्स्ट मैसेज करें, उसका रिप्लाई आ जाएगा, जैसे आजकल चैटबॉट करते हैं। अगर मान लो कि कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो अपना वो बटन दबा के और वॉइस मैसेज भेज दे, उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो जो वॉइस असिस्टेंस है उसके अंदर उसका नाम क्या रखा गया है? भारती। याद रखना है, क्योंकि ये जो एआई आधारित आजकल मॉडल है उनके अलग अलग नाम याद आ रहे हैं, तो वो अपने को इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो भारत विस्तार पोर्टल के ऊपर एआई असिस्टेंस है उसका नाम है भारती, है ना। इसकी अभी बजट में घोषणा की गई थी, जो अपना सेंटर का बजट आया था उसके अंदर इसमें जो किसानों को जानकारी दी जाएगी वही बातें जो अपन ने अभी बात की थी, और उसकी आसान भाषा में जो किसान लोकल अपनी लैंग्वेज बोलता है उसी भाषा में उसको मोबाइल या साधारण फोन के माध्यम से कुछ नंबर दिए हुए, ये वाले नंबर है, इस पे किसान डायल करेगा, इस पोर्टल से कनेक्ट होगा, और इसके अंदर जो भी वो जानकारी, एक दबाएं दो दबाएं ऐसे वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसको रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी कि भाई मैंने फसल का बीमा कराया था, मेरे पैसे नहीं आए, बाकी साथी किसानों के आ गए, तो उसको यहीं पर जानकारी मिल जाएगी। मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए अपनी मिट्टी का सैंपल भेजा था, उसका क्या स्टेटस है, यही जानकारी मिल जाएगी। मेरे को इस बार एडवांस बीज नहीं मिले, तो आगे से क्या सप्लाई नहीं हुए या हमारे वाले ही लापरवाही कर रहे, उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपकी कहां पर किस लेवल पर है। तो आसान भाषा में जो अगले 6 महीनों के अंदर 11 अलग अलग भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी और 9 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों को यहां पर जानकारी मिलेगी। अब धीरे धीरे इसमें जो सरकार के द्वारा योजनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है उसमें पहले फेज में 10 केंद्रीय योजनाओं की जानकारी, आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें इसमें एड ऑन होती चली जाएंगी। जैसे सरकार की तरफ से जो किसानों को बेनिफिट दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत या सोइल हेल्थ कार्ड के तहत, वो सारी, उसका पेमेंट का स्टेटस क्या है वो सारी जानकारी। उसके बाद उसकी जो किसान शिकायत करेगा, मान लो कि स्थानीय कृषि अधिकारियों की या उससे रिलेटेड कोई भी बातें हैं, उसका टाइम पर फसल का जो वो इंस्पेक्शन नहीं हुआ, बीमा या इंश्योरेंस के लिए अगर इंश्योरेंस का इंस्पेक्शन उसका हो गया तो आगे तक बात नहीं पहुंची तो वो शिकायत करे, तो रियल टाइम उसकी ट्रैकिंग कर पाएगा इसके थ्रू। इससे संबंधित भाई उस एक किसान किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, वहां पर वो कौन सी क्रॉप उगाए, कौन से पशुपालन करे, मुर्गी पाले, बकरी पाले, उस सब के बारे में जानकारी। तो ये सारी सामान्य सी बातें हैं। तो ये जो है वो आने वाले टाइम में अपने लिए एक और सवाल बनता है जो अपन ने इसमें शामिल किया। तो कई स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं
उन्होंने अपनी एआई जो है वो असिस्टेंस या प्रणालियां विकसित की है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में कराए। महाराष्ट्र की जो एआई असिस्टेंस इस तरीके से किसानों को या दुग्ध उत्पादकों को देती है, उसका नाम है महाविस्तार। और अच्छा है वसुधा, महाविस्तार वसुधा। जैसे अपना इंडिया वाला क्या है, भारत विस्तार, और महाराष्ट्र वाले का क्या नाम है, महाविस्तार। बिहार की जो है वो एआई असिस्टेंस, उसका नाम है बिहार कृषि। और जो गुजरात वाला अमूल, चूंकि गुजरात में एआई है, और उसका नाम क्या है, सरलाबेन। वो वहीं पर, ये तो नाम से ही पता लग जाएगा, इतना आइडिया आपने लग जाएगा। यहां पर महाराष्ट्र के आगे महा लिखा हुआ है और बिहार का खुद का नाम है बिहार कृषि। तो ऐसे वाला सवाल अपने को पूछे। अच्छा, ये तो बात हुई एक, इसका सवाल भी सोल्व करेंगे। एक और ऐसा ही छोटा टॉपिक जो अपने काम का है एग्जाम में, उससे रिलेटेड बात करें। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, इनके पास गृह मंत्रालय के अलावा कोऑपरेटिव जो है वो मिनिस्ट्री भी है, सहकारिता मंत्रालय भी है। तो इन्होंने सहकारिता मंत्रालय के थ्रू क्या करते हैं, अपन जो अपने देश में गरीब लोग हैं उनको अपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू सस्ता या फ्री अनाज उपलब्ध करवाते हैं, ताकि जो है राइट टू फूड, अपने देश में भोजन का अधिकार अधिनियम बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है भारत का, उसको भोजन का अधिकार है, वो भूखा नहीं सोएगा। तो राइट टू फूड के तहत देश के गरीब कमजोर लोगों को हम, जो खास करके बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जिनको कहते हैं, उनको फ्री अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। अब फ्री अनाज उपलब्ध करा रहे हैं या 1-2 रुपया किलो या फिर किफायती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, ये अलग अलग श्रेणी है। तो अब क्या होता है इसमें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब शुरुआत से लेकर जो गेहूं चावल दालें चलती है और जो अंतिम लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उस तक पहुंचती है, उसके बीच में बहुत सारा घपला हो जाता है, बहुत सारी जो है वो समस्याएं होती हैं। क्योंकि बाजार में जो चावल और गेहूं के रेट है, वो बाजार के रेट तो अलग है, और सस्ते दरों वाले 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, वो बिल्कुल ही कम है। एक तरफ तो 2,500 रुपए का क्विंटल बिकेगा और एक तरफ 200 रुपए क्विंटल बिकेगा, तो अच्छा खासा गैप है कि नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग उन गरीबों को झूठे सच्चे साइन करा के और बाजार में उसको महंगे भाव पर बेच देते हैं, और उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार की समस्या होती है। तो उस भ्रष्टाचार की समस्या का निवारण करने के लिए सरकार ने क्या किया कि पहले आधार से उनका जो वो राशन कार्ड वगैरह या जो उनकी पहचान है उसको लिंक करवाया। फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो पोस्ट मशीन होती है, उस पर उनका अंगूठा, जनधन, आधार, जैम, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, वो वाली योजना की। उसके बावजूद भी जो है वो इतनी सारी चीजों में सुधार नहीं हो पाया। अब सरकार ने क्या किया कि जो भी इस सार्वजनिक वित्त प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो भी सरकारी कोटे का गेहूं चावल वगैरह कुछ लेते हैं, उन सभी लोगों के खाते बनाए जाएंगे डिजिटल अकाउंट, और उस डिजिटल अकाउंट में आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल मुद्रा या डिजिटल करेक्शन या डिजिटल रुपया जारी किया जाता है, वो उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। और उस अकाउंट का या उस वॉलेट में से वो पैसा खर्च होगा उस जो वो पीडीएस वाली दुकान के ऊपर, है ना। तो उससे क्या होगा, ट्रैकिंग करना और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात है कि अपने देश में आरबीआई के द्वारा मुद्रा का प्रबंधन किया जाता है, और मुद्रा के द्वारा जो है वो क्या छापती है, नोट। नोट जो है उसका भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब दूसरी तरफ दुनिया में डिजिटल करेंसी का भी तेजी से चलन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डिजिटल करेंसी के नाम पे अब तक हम डोगी कॉइन, बिटकॉइन, ये सब सुनते आए हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट लोगों के द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी की कोई तसल्ली नहीं है कि भाई कौन इसका मालिक है, कल को इसका प्राइस घट गया तो उसका पीछे कौन जिम्मेदार होगा। अब सरकारों ने, विभिन्न देशों की सरकारों ने अपने अपने जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उसको अपनी जो करेंसी होती है उसकी फिजिकल फॉर्म के साथ साथ में एज इट इज डिजिटल फॉर्म भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। मतलब अपने पास अगर एक भौतिक रूप से 100 का नोट है और अपने पास आरबीआई का एक वॉलेट है और उसमें अपने पास 100 रुपए का ई नोट है, मतलब डिजिटल रूप में, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे ये 100 वाला अपने पास है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला 100 अपने पास है। लेकिन मान लो अपने पास एक बिटकॉइन है, आज उसकी कीमत 40,000 है और कल उसकी कीमत बिल्कुल 25,000 रह जाए, तो कितना बड़ा अंतर आ गया उसकी कीमत में। लेकिन जैसे क्यों ये अंतर आ गया बिटकॉइन में, क्योंकि वो कोई किसी देश की सरकार या संस्था ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी, वो मार्केट ड्रीवन है। लेकिन अगर जैसे 100 रुपए है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, अगर इसका कोई वैल्यू में अंतर आता है तो वैसे का वैसा फिजिकल की तरह उसका क्या रूप आ गया, डिजिटल। तो जैसे 100 रुपए की वैल्यू रहेगी वैसे ही इस 100 रुपए की वैल्यू रहेगी। सरकार चाहती है
कि अपने यहां पर फिजिकल करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी का जो है वो विस्तार बढ़े। क्यों? क्योंकि इसको ट्रैक करना आसान रहता है, काला धन वगैरह वो समस्याओं का समाधान होता है। तो सरकार ने ये डिजिटल रुपया बड़े मास के लेवल पर इसका ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाए, उसके लिए सही रास्ता चुना पीडीएस को। क्योंकि अपने देश में सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को जो है वो पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाई जाती है। अब सरकार ने क्या किया, ये आरबीआई द्वारा जारी सीधा ई रुपया इन 80 करोड़ लोगों के वॉलेट के अंदर, इनके मोबाइल में डाला, और ये पैसा कहां खर्च करेंगे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो दुकानें होती हैं, जहां गेहूं चावल मिलते हैं, वहां पर ट्रांजैक्शन कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? एक तो पता रहेगा सरकार को भी ये पैसा जो हमने इस व्यक्ति को दिया था ये सही जगह पर खर्च हुआ है। आगे बात समझ में? अब इसको ट्रैक करना आसान है। दूसरा, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो दुकान चला रहा है व्यक्ति, इसको उसका कमीशन उसी टाइम पर मिल जाएगा, रियल टाइम पर इसका कमीशन। पहले क्या होता था कि पहले ये काम करो, फिर ऊपर से कमीशन आएगा, रेड टेपिज्म और बहुत सारा भ्रष्टाचार की शिकायत। अब इस व्यक्ति को जो ये सरकार की तरफ से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है, उस व्यक्ति का कमीशन भी हाथों हाथ क्रेडिट हो गया। अब सरकार इस पीडीएस से धीरे धीरे इसको अलग अलग क्षेत्रों में और लागू करेगी। तो जो करेंसी ब्लैक यानी कि टैक्स से बाहर रह जाता है, या जो टैक्स चोरी करने वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी जगह पर इनका ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेस करने लायक, क्योंकि डिजिटल रुपया कहां था, कहां से कहां ट्रैक जो वो ट्रांसफर हो गया, उसको ट्रैक करना सरकार के लिए आसान होगा। बैंकों के ऊपर बर्डन कम आएगा। जो उपयोग करता है उसको सीधा ई रुपया आरबीआई से मिलेगा, उसको न बैंक में खाता खुलाने की जरूरत है, न किसी और आरटीजीएस वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा आरबीआई और कस्टमर के बीच का कनेक्शन बन जाएगा। तो आपको यह देखना चाहिए, डिजिटल करेंसी वाला एंगल इसमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट बैठता है। तो यहां पर 15 फरवरी को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पीडीएस के अंदर जो अपनी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की जाती है, उसका पीडीएस के अंदर यूज किया जाए, उसकी पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरुआत की है। कितने तारीख को? 15 फरवरी को। ये कहां कहां पर, ये अभी जो शुरुआत में चलेगी, कहां पर? अहमदाबाद, आणंद, वलसाड और सूरत जिलों में। ये गुजरात सरकार ने आरबीआई के सहयोग से इसको पायलट प्रोजेक्ट पे चलाना है। अगर यहां पर कामयाब रहा तो फिर अपनी जो यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन जैसे में इसका एक्सपांशन किया जाएगा। देखिए पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर ये योजना एक साथ में बिना सोचे समझे, इसके बिना साइड इफेक्ट क्या होंगे ये जाने, पूरे देश में लागू कर दी जाए तो, और कल को अव्यवस्था हो गई तो पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए पहले छोटे एरिया में उसका एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर धीरे धीरे उसको विस्तार करो और फिर पूरे देश में लागू कर दो। आ गई बात समझ में? तो पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ इसका? गुजरात। गुजरात के कितने जिले? अहमदाबाद, आणंद, वलसाड और सूरत, 4 जिलों में इसको। फिर उसके बाद अगले चरण में कहां लागू किया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों में, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इसके अंदर किया जाएगा। भारत की पीडीएस की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहां पर इतने बड़ी संख्या में लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है किफायती या सस्ती या मुफ्त दरों पर। कितने लोग? 80 करोड़ लोग। अच्छा, इसमें एक स्लोगन बनाया गया है कि हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार, हर व्यक्ति को सही व्यक्ति तक ये जो है वो चीजें पहुंचे। इसको जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ढांचा आरबीआई द्वारा तैयार किया गया, और इस आरबीआई के द्वारा जो व्यक्ति पीडीएस के थ्रू अपना अनाज लेना जाएगा, उसके वॉलेट में क्या डाल दिया जाएगा? डिजिटल कूपन, जिसके ऊपर मान लो कि 100 रुपए का डिजिटल कूपन है, तो उसको 100 रुपए का अनाज वहां से मिल जाएगा, है ना। तो ये एक अच्छी पहल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या टैक्स इवेजन डालने के लिए, तो उसके लिए ये अपने जो चैलेंज है बायोमेट्रिक वाला प्रमाणीकरण या पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, उससे संबंधित चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। कहां पर पैसा चल रहा है, रियल टाइम लेन देन का पता लगेगा, और उचित मूल्य की दुकान वाले जो संचालक हैं उनको उनका कमीशन जो चाहिए वो वास्तविक समय पे मिल जाएगा। ये इसकी अच्छी बातें हैं। तो अब ये जो अपने अलग से अपने एक बनाई जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में, यानी कि डिजिटल करेंसी है तो कैश, लेकिन किस फॉर्म में है? डिजिटल रूप में है। तो ये डिजिटल करेंसी का सिंबल बनाया है, और इसके अंदर अपनी वो जो बातें अपने शुरुआत में की थी कि डिजिटल करेंसी क्या है, वैसी ही कुछ बात है। तो ये एक एग्जाम में आने लायक सवाल बन जाता है। डिजिटल करेंसी और जो भौतिक फिजिकल करेंसी, इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? ये जो प्राइवेट प्लेयर वाली है वैसी ही डिजिटल करेंसी है या अलग है?
बिल्कुल ये अलग है फिजिकल की तरह। आरबीआई सेंट्रल बैंक इसकी गारंटी लेता है। फिएट करेंसी जिसको कहते हैं, ये वैसी वाली ही करेंसी है। अब सवाल सोल्व करके बताओ तो मुझे जरा। गांधीनगर से शुरुआत की है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो तुम, पकड़ जाते हो बात को। इसके बाद इसका बताओ तो आंसर। कथनों पर विचार करें पहले, चारों पर, और फिर उसके बाद गलत कथन का चुनाव करना है। चौथा कथन गलत है। ये भाषिनी क्या है? इसकी जगह पर भारतीय आएगा। भाषिनी भी एक वॉइस चैटबॉट ही है, लेकिन वो भाषाओं के अनुवाद एक से दूसरी करने के लिए वो बनाया गया है ना। हाँ, तो ये जो है वो अपना, इसमें आंसर कौन सा आएगा? चलो तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।